हे फ्रेंड्स, आखिरकार मैं आप सबके लिए एक डॉक्यूमेंट्री ले ही आया। माना कि थोड़ी देर हो गई, लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं ना कि जिंदगी में देर है अंधेर नहीं है। अब आज का हमारा केस एक हाई प्रोफाइल केस है। हाई प्रोफाइल से मेरा मतलब ये है कि इस केस में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और उसके साथ साथ माफियाज भी इन्वॉल्व हैं। और ये केस एक एग्जाम्पल है कि कैसे माफियाज, पॉलिटिशियंस और रिच पर्सनैलिटीज पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। अब ये लोग चाहे तो एक आम आदमी के साथ कुछ भी कर लें और उस बेचारे को भनक तक नहीं लगेगी। और उसी आम इंसान में से थे दो टीनेज बच्चे जिनका नाम डॉन हेनरी और केविन आइव्स था। चलिए अब बिना किसी देरी के मैं आपकी स्क्रीन के पीछे आ जाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। आज की कहानी हमें लेके चलती है अलेक्जेंडर सिटी में। अलेक्जेंडर सिटी पुलास्की एंड सेलेन काउंटी में आता है, जो कि यूएसए के स्टेट आर्कांसस में आता है। अब अलेक्जेंडर एक बहुत ही छोटा सा शहर है जिसकी प्रेजेंट की पॉपुलेशन लगभग 4000 लोगों की है। और आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 37 साल पहले। अब मैं बात कर रहा हूँ दो लड़कों की जो कि ब्रायंट हाई स्कूल में सीनियर्स बनने वाले हैं। इनमें से पहले हैं 17 साल के केविन आइव्स, जो कि अपने पेरेंट्स लैरी और लिंडा के सेकंड चाइल्ड हैं। अब केविन अपने स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़कों में से एक थे। सभी टीचर्स और क्लासमेट्स अच्छे तरीके से केविन को जानते थे। अब केविन के सबसे करीबी दोस्त थे 16 साल के डॉन हेनरी। अब डॉन हेनरी कर्टिस और मार्वेल हेनरी के बेटे थे। डॉन की पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी, सभी लोग इनको जानते थे। उसके साथ साथ इनका नेचर बहुत ज्यादा वेलकमिंग था। अब बात हो रही है सैटरडे 22 अगस्त साल 1987 की शाम की, जहां इन दोनों लड़कों की कुछ और लड़कों से मुलाकात हुई एक पार्किंग लॉट में, जो कि बहुत ही पॉपुलर जगह थी लड़कों के हैंग आउट के लिए। उस जगह पे अक्सर लड़के ड्रिंक्स, सिगरेट्स और मैरिजुआना का भी यूज करा करते थे। और उस दिन डॉन और केविन ने भी मैरिजुआना सिगरेट का यूज किया था। और वापस रात में वो दोनों डॉन के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पे केविन आज की रात रुकने वाले थे। अब डॉन के घर के पास ही थोड़ा जंगली एरिया था, तो उन दोनों ने रात में ये प्लान किया कि वो हंटिंग पे जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इन दोनों ने पहले भी नाइट हंटिंग करी हुई है, लेकिन उस बार उनके पास उनके पेरेंट्स की परमिशन थी। अब रात के लगभग 12:15 पे वो दोनों उस वुडलैंड एरिया के लिए निकल जाते हैं। अब उस वुडलैंड एरिया से थोड़े से ही अंदर एक रेलवे ट्रैक भी होकर निकल रहा था। अब अपने सफर के लिए डॉन और हेनरी ने टॉर्च और कुछ खाने का सामान, उसके साथ साथ कुछ और जरूरत की चीजें और सबसे इम्पोर्टेंट एक .22 कैलिबर की राइफल ले रखी थी। अब इसके बाद वो दोनों कहाँ गए और उन्होंने क्या किया, इस चीज का कुछ भी नहीं पता। अब अगली बार जब वो दोनों दिखे थे तो सुबह के लगभग 4 बजे हुए थे। अब एक 6000 टन की कार्गो ट्रेन रेगुलर नाइट रन पे थी। अब उस कार्गो ट्रेन को लिटिल रॉक आर्कांसस में ही जाना था। उस ट्रेन की लंबाई लगभग 1 मील की थी और उसके साथ साथ उसकी स्पीड थी लगभग 50 मील प्रति घंटे की। जब ट्रेन ब्रायंट, जो कि एक बहुत ही छोटा सा टाउन है, उसमें एंटर करी तो ट्रेन के इंजीनियर स्टीफन श्रॉयन ने दो लड़कों को ट्रेन के ट्रैक पे लेटा हुआ देखा था और वो ग्रीन टारपलिन में लिपटे हुए थे और उनके साइड में एक राइफल भी थी। अब स्टीफन ने कई हॉर्न बजाए, लेकिन लड़के हटे ही नहीं। वो दोनों बिल्कुल मोशनलेस थे। अब ये देखते हुए स्टीफन ने इमरजेंसी ब्रेक्स तो लगा दिए, लेकिन वेट और मोमेंटम की वजह से ट्रेन सही टाइम पे रुक नहीं पाई और उन दोनों लड़कों के ऊपर से होती हुई निकल जाती है और लगभग आधे मील आगे जाकर ट्रेन पूरी तरीके से रुक जाती है। अब स्टीफन और ट्रेन के बाकी क्रू मेंबर्स ने इस इंसिडेंट के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और सुबह के लगभग 4:40 पे पुलिस वहां पे आ जाती है। पुलिस के आने के बाद उन दोनों लड़कों की बॉडी को, उसके साथ साथ उनकी राइफल को वहां से उठाया जाता है। अब एक कमाल की बात तो ये होती है कि वो ग्रीन टारपलिन वहां से नहीं मिलता है। अब वो कहाँ गायब हुआ किसी को भी नहीं पता। इसके बाद ऑटोप्सी को कंडक्ट किया स्टेट मेडिकल एग्जामिनर डॉक्टर ऑक्सन ने। अब उन डेथ्स को एक एक्सीडेंट माना गया। इसके साथ साथ ऑटोप्सी के अकॉर्डिंग उनके शरीर में से मैरिजुआना मिला। अब डॉक्टर ऑक्सन ने बताया कि डेथ के टाइम पे वो दोनों लड़के पूरे तरीके से मैरिजुआना यानी कि गांजे के नशे में थे। उन्होंने ये भी ऐड किया कि उस टाइम पे उनके शरीर में से मैरिजुआना का लेवल इतना था जैसे कि उन दोनों ने लगभग 20 मैरिजुआना सिगरेट्स पी ली हो। अब उनका ये मानना था कि वो दोनों लड़के उस टाइम पे ड्रग्स इंड्यूस्ड कोमा में चले गए थे और वहां पे सो गए थे। लेकिन दोनों ही लड़कों के पेरेंट्स ने इस बात से मानने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया। अब पेरेंट्स का ये मानना था कि उनके बेटे ड्रग्स में इतने कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ करते थे
इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि उनके बेटे इतने बेवकूफ नहीं थे कि ड्रग्स करने रेलवे की ट्रैक पर जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें और कई सवाल खड़े हो रहे थे, जैसे वो मैरिजुआना की क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि इंसान की ऐसी हालत हो जाए कि ट्रेन के लाउड हॉर्न बजने से भी वो ना उठे। इस चीज पर कई सवाल उठाए जा रहे थे, और उठाए भी क्यों ना जाएं, क्योंकि ट्रेन आने पर तो बहुत दूर से ही पता चल जाता है। चलिए अगर मान भी लिया कि उन्होंने इतना नशा कर लिया था कि उनको कुछ भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन एग्जैक्टली दोनों लड़के ट्रेन की पटरी पर परफेक्ट तरीके से दोनों एक साथ कैसे लेट सकते थे। आगे डॉन के पिता का यह भी कहना था कि डॉन अपनी राइफल की बहुत ख्याल रखा करता था और इस तरीके से अपनी राइफल को कहीं भी कभी भी नहीं छोड़ा करता था। जब इसी तरीके से सवाल उठने लगे तो केविन की फैमिली ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लिया। लेकिन अब एक चीज ये हो रही थी कि जब भी वो प्राइवेट डिटेक्टिव किसी भी पुलिस ऑफिसर या अथॉरिटी के किसी भी बंदे से उस केस के बारे में बात करना चाहता था तो कोई भी उसके साथ कोऑपरेट नहीं करा करता था। कोई भी ढंग से उसको उस केस के बारे में नहीं बताया करते थे। अब डॉन और हेनरी के केस को बंद हुए लगभग 5 महीने बीत गए थे और दूसरी तरफ प्राइवेट डिटेक्टिव की कोई भी मदद नहीं कर रहा था। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए दोनों ही लड़कों की फैमिली ने यह डिसाइड किया कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। अब इसका मेन एम ये था कि वो वापस से इस केस को मीडिया के अंदर लाना चाहते थे ताकि थोड़े बहुत प्रेशर की वजह से वापस से इस केस को ओपन किया जाए, और फैमिलीज का ये प्लान बिल्कुल वर्क किया। अगले ही दिन डॉन और हेनरी के केस को रीओपन किया गया। अब फरवरी 1988 में एक चीज सामने आई, जो कि आई सैलिन मेमोरियल हॉस्पिटल से, जहां की डॉन और हेनरी का ऑटोप्सी हुआ था। अब ये खबर आई पैरामेडिक द्वारा, जिनका नाम शिर्ली था। उन्होंने बताया कि शरीर के अंदर से जो खून मिला था उसका कलर थोड़ा ज्यादा डार्क था। इस पर उन्होंने कहा कि उनकी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ऐसा तब होता है कि जब ब्लड में से ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो चुकी होती है। अब इससे ये सवाल उठता है कि कितनी देर पहले उन दोनों लड़कों की मौत हुई थी। अब हेयरिंग के टाइम शिर्ली ने यह भी बताया कि उसने एक पिकअप ट्रक देखा था जिसके अंदर 3 लोग बैठे हुए थे और वो पिकअप ट्रक था रेल रोड के नजदीकी जनरल एरिया में। इस पर प्रोसिक्यूटर रिचर्ड गैरेट ने उनसे ये पूछा कि उन्होंने ये चीज पहले क्यों नहीं बताई, जिसके जवाब में शिर्ली ने बताया कि कभी भी कोई भी इन्वेस्टिगेटर उनके पास नहीं आया था, ना ही कभी भी किसी ने उनसे कोई भी इंटरव्यू करने की ख्वाहिश रखी थी, और पिछले हफ्ते पहली बार किसी ने उनसे इस केस से रिलेटेड बात करी थी। उस ट्रेन के इंजीनियर यानी स्टीफन श्रोइन ने भी ये बताया कि उन दोनों लड़कों में एक सिंगल मसल की भी मूवमेंट नहीं हुई थी। आगे उन्होंने ये भी ऐड किया कि ड्रग्स वाला डिसीजन जब बाहर आया तो उनका शक भी बहुत हद तक बढ़ गया। अब साल 1988 के मार्च में प्रोसिक्यूटर रिचर्ड गैरेट ने एक रिक्वेस्ट रखी जिसमें उनका ये कहना था कि लड़कों की बॉडीज को वापस से बाहर निकाला जाए और वापस से उनकी टेस्टिंग हो, क्योंकि उनको मैरिजुआना और उसके लेवल वाली रिपोर्ट पे शक था। अब इसके बाद दूसरी ऑटोप्सी करी डॉक्टर जोसेफ बर्टन ने। अब उन दोनों लड़कों के ब्लड को एग्जामिन करने के बाद उन्होंने ये बताया कि उनके शरीर में सिर्फ 1 या 2 मैरिजुआना सिगरेट का ही टॉक्सिक लेवल पाया गया था, यानी कि इनिशियल 20 मैरिजुआना सिगरेट वाली रिपोर्ट से वो डिनाई कर रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि डॉन के बैक पे चाकू के निशान थे और जब ट्रेन उनसे हिट हुई थी उससे पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। इतना ही नहीं, ट्रेन को केविन को हिट होने से पहले ही उनका स्कल फ्रैक्चर हो चुका था। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ग्रैंड जूरी ने बताया कि ये केस एक होमिसाइड केस है और इसीलिए अब इस केस को FBI इन्वेस्टिगेट करेगी। इसके बाद प्रोसिक्यूटर रिचर्ड गैरेट ने अपना फोकस उस ग्रीन टैरपुलिन के ऊपर डाला जिसके बारे में स्टीफन श्रेयर ने बताया था। लेकिन जब प्रोसिक्यूटर ने पुलिस से बात करी तो पुलिस ने बताया कि स्टीफन ने कभी भी उनको किसी भी ग्रीन टैरपुलिन के बारे में नहीं बताया था। लेकिन स्टीफन ने कहा कि नहीं, उन्होंने उसके बारे में पुलिस को बताया था। जब पुलिस को इंसिडेंट के साइट से कोई भी ग्रीन टैरपुलिन नहीं मिलता है, इस पर पुलिस ये कह देती है कि ये स्टीफन का सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। इसके बाद प्रोसिक्यूटर रिचर्ड गैरेट ने एक ऐसे ही सिमिलर केस को अनकवर किया जो कि हुआ था ओक्लाहोमा में 3 साल पहले, यानी 25 जून साल 1984 को। यहाँ पे भी 2 लड़के इन्वॉल्व थे। एक का नाम था बिली हेनलिन जिनकी उम्र थी 21 साल की और दूसरे का नाम था डेनिस टेकर जिनकी उम्र थी 26 साल। अब इन दोनों लड़कों की बॉडी भी बिल्कुल डॉन और केविन की ही तरह रेलवे ट्रैक पर पाई गई थी। इनिशियली इन दोनों की भी डेथ को एक्सीडेंट माना गया था, लेकिन बाद में ऑटोप्सी रिपोर्ट की वजह से उसको चेंज किया गया। लेकिन डेथ का एग्जैक्ट कारण
आज तक किसी को नहीं पता और उसके साथ साथ कोई भी अरेस्ट कभी भी नहीं किए गए। अब दूसरी तरफ रिचर्ड के साथ साथ डॉन और केविन के पेरेंट्स भी इन सब का मानना था कि ये एक मर्डर है और इसी वजह से 10 सितंबर साल 1988 को ग्रैंड जूरी इस बात पे अग्री हो गई कि ये डेथ्स प्रोबेबल होमिसाइड न होकर डेफिनेट होमिसाइड है। इस चेंज के बावजूद आज तक इस केस में कोई भी अरेस्ट नहीं किए गए हैं और 2024 तक भी ये केस एक अनसॉल्व्ड केस है। अब मैं आपको इस केस से जुड़ी सारी थ्योरीज से रूबरू कराऊंगा क्योंकि यही थ्योरीज इस केस के सबसे बड़े ट्विस्ट है। बहुत पहले ही इस केस में पुलिस को एक इंसान के ऊपर शक था और वो एक अननोन, उसके साथ साथ अनआइडेंटिफाइड आदमी था जिसने मिलिट्री की ड्रेस पहनी हुई थी। इस आदमी की पहली साइटिंग डेथ के लगभग एक हफ्ते पहले हुई थी। अब पुलिस इस आदमी को इसलिए पकड़ना चाहती थी कि कई सारे लोगों ने केविन और डॉन के डेथ वाले डे को उनकी डेथ साइट से लगभग 200 मीटर दूर इस आदमी को देखा था जो कि मिलिट्री की ड्रेस में था। अब क्योंकि उसकी ड्रेस की ही वजह से काफी लोगों ने उसको देखा था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उस अनजान आदमी को ढूंढने में नाकामयाब रहती है। इसके बाद एक अजीब चीज और होती है। 10 नवंबर साल 1998 को एक 44 इयर्स के आदमी जिनका नाम कीथ मैकैस्कल था। अब कीथ एक नाइट क्लब के मैनेजर थे, लेकिन 10 नवंबर को ही पुलस्की काउंटी में पुलिस को कीथ की लाश मिलती है और उनको लगभग 100 बार चाकू मारा गया था। इस पर डॉन और केविन के केस के प्रोसिक्यूटर रिचर्ड गैरेट का कहना था कि कीथ कंटिन्यूसली इस केस के ऊपर बहुत ध्यान से नजर रखे हुए थे। वो केस में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन केस में क्या चल रहा है उनको हर एक चीज पता होती थी। लेकिन डॉन और केविन के केस के सिलसिले में पुलिस ने एक बार कीथ से थोड़ी बहुत पूछताछ करी थी। अब ये चीज कभी क्लियर नहीं हुई कि कीथ पुलिस के पास गए थे या पुलिस कीथ के पास आई थी, लेकिन एंड में ये चीज क्लियर हुई कि कभी भी कीथ का डॉन और केविन के केस से कोई भी रिलेशन नहीं था। अब इस थ्योरी के बाद एक दूसरी थ्योरी बाहर निकल कर आई जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत हद तक बिलीव करते हैं। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग केविन और डॉन ने उस रात कुछ देख लिया था और वो कुछ का मतलब है ड्रग्स की स्मगलिंग, और उनको इसलिए मार दिया गया था कि उन्होंने ड्रग्स की स्मगलिंग में कुछ ऐसा देख लिया था जो उनको नहीं देखना चाहिए था। अब ये चीज तो काफी क्लियर थी कि उस टाइम में आर्कांसस स्टेट के उस इलाके में ड्रग्स की स्मगलिंग बहुत ऊपर लेवल पे हो रही थी। यहाँ तक कि यूएसए के दूसरे स्टेट में भी यहीं से ड्रग्स सप्लाई हो रहा था। प्रोसिक्यूटर रिचर्ड गैरेट ने इस चीज से अग्री करते हुए ये बोला कि जब वहाँ पे ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही थी तब डॉन और केविन ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी वजह से उन स्मगलर्स के मन में ये चीज आई कि अगर वो इन्फॉर्मेशन इन बच्चों के थ्रू बाहर गई तो वो स्मगलर्स जिंदा नहीं बचेंगे। इस पर रिचर्ड गैरेट ने यह भी ऐड किया कि उनका ये मानना था कि कहीं न कहीं इस केस में पुलिस भी इन्वॉल्व थी और उन्हीं की वजह से बहुत सारी चीजें कवर अप हो पाई थी। धीरे धीरे ड्रग्स ट्रैफिकिंग के ऊपर और सारी चीजें बाहर आने लगी और इन ड्रग्स के लिए एक टाउन बहुत ज्यादा फेमस था जिसका नाम ब्राइंड था, और एक आदमी हद से ज्यादा फेमस था, उसका नाम था एल्डर बेरीमैन, जिसको ड्रग्स की दुनिया में लोग बैरी सील के नाम से जानते थे। अब बैरी एक कमर्शियल एयरलाइन पायलट थे जो कि कोलंबिया से ड्रग्स यूएसए में लाया करते थे, और ये बातें हैं 1980s की। लेकिन कुछ ही टाइम बाद बैरी को पकड़ लिया गया और उनके ऊपर ड्रग्स के काफी सारे चार्जेस लगाए गए। इससे बचने के लिए बैरी DEA के इन्फॉर्मेंट बन गए। अब DEA का मतलब है ड्रग्स एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब बैरी ने DEA को बहुत सारी ड्रग्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी और साल 1986 में बैरी की डेथ हो जाती है। लेकिन उनके जाने के बावजूद ड्रग्स का धंधा बहुत तेजी से चलता रहा। अब स्पेशल प्रोसिक्यूटर डैरन हैरमन ने यह बताया कि वो इस चीज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा है कि डॉन और केविन के केस में अभी तक पुलिस ने किसी को भी नहीं पकड़ा। लेकिन आगे उन्होंने ये भी बताया कि उन बच्चों के मर्डर को पकड़ा जा सकता है अगर सैलिन काउंटी अथॉरिटीज ड्रग्स के खिलाफ अपने वॉर को बढ़ा दे। इसी बीच एक विटनेस पुलिस के पास आता है और उन बच्चों से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। वो ये बताता है कि उस रात उसने डॉन और केविन को देखा था जब वो दोनों एक फोन पे बूथ से किसी को फोन कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस वहां पे आ जाती है और सेंसलेसली उन दोनों को बहुत मारने लगती है। पुलिस उनको एक स्टोर के पार्किंग लॉट में ले जाके मारती है और बाद में एक अनमार्क्ड पुलिस की कार में उन दोनों को पीछे बिठा लेती है और वो कार वहां से चली जाती है। लेकिन इस चीज का कभी पता ही नहीं चला कि आखिर वो दोनों लड़के केविन और डॉन ही थे। आगे कई सालों में अथॉरिटीज के कई बंदे जो कि इस केस में इन्वॉल्व थे वो अरेस्ट होती हैं
और ये बात बहुत ज्यादा अजीब थी। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया था जिनका नाम था डैन हैरमन। अब ये डॉन और केविन के इनिशियल प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी थे, लेकिन ये खुद साल 1997 में ड्रग्स के केस में अंदर हो जाते हैं, और वो भी पूरे 11 सालों के लिए। अब यही वो भाई साहब थे जिन्होंने पीछे ये बोला था कि अथॉरिटीज को अपनी लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ बढ़ानी पड़ेगी। आगे चल के डॉक्टर फारमी मलिक, जो कि इनिशियल ऑटोप्सी एग्जामिनर थे डॉन और केविन के केस में, उन पर ये इल्जाम लगे कि उन्होंने बहुत सारी चीजें छुपाई थी और इनिशियल इंक्वायरी को कवर अप करने की कोशिश करी थी। इतना ही नहीं, उनके कुछ पिछले ऑटोप्सी रिपोर्ट्स पे भी सवाल उठाए गए और सेम चीज कही गई कि उन्होंने उस पर भी कवर अप करने की कोशिश करी थी। अब इस डॉक्टर की इस लापरवाही को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट्स की वजह से पुलिस कई बार मिसलीड हो जाती है, और कई बार क्या, अक्सर ही। अब साल 1996 में ये चीज सामने आई कि बहुत सारे आदमी जिनके पास डॉन और केविन के केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, वो किसी न किसी तरीके से मरे हुए पाए गए थे। जैसे कि एक लड़का था जिसका नाम था कीथ कॉनी। अब उसकी डेथ हो जाती है जब उसकी मोटरसाइकिल एक ट्रक से टकरा जाती है जुलाई साल 1988 में। एक और आदमी जिनका नाम ग्रेगरी कॉलिंस था, वो गनशॉट की वजह से मर जाते हैं जुलाई साल 1989 में। जेफ रोड्स नाम के आदमी, जिनको गोली मारकर फिर उनको जलाकर मार दिया गया अप्रैल 1989 में। एक जेम्स मिलान नाम के भी आदमी थे जिनकी डेथ को एक नेचुरल कॉज बताकर रफा दफा कर दिया गया था। इसके साथ साथ एक जॉर्डन केट्स नाम के आदमी थे जिनकी उनकी ही पिकअप ट्रक में गोली मारकर हत्या कर दी गई जून साल 1990 में। और एक आखिरी इंसान जिसका नाम रिचर्ड विंटर्स था, जो कि बच्चों के डेथ का एक सस्पेक्ट था, उसको एक रॉबरी में मार दिया गया जुलाई 1989 में। अब इस केस से रिलेटेड बहुत सारे ह्यूमर्स फैल रहे थे, जो कि बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे थे, जैसे कि उस टाइम के गवर्नर ऑफ आर्कांसस और फ्यूचर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जिनका नाम बिल क्लिंटन था। ऐसे कई लोगों का नाम इस केस में आ रहा था। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने यह क्लेम किया कि साल 1979 से लेकर साल 1992 तक बहुत सारे लोग जो कि बिल क्लिंटन से नजदीकी थे, उनकी डेथ हो रही थी। इतना ही नहीं, जब बिल क्लिंटन आर्कांसस के गवर्नर थे तो बहुत सारे ड्रग स्मगलिंग के रूप में लोग सामने तो आ रहे थे, लेकिन एकदम से ही गायब भी हो जा रहे थे, और ये माना जा रहा था कि ये क्लिंटन्स के नजदीकी थे, और ड्रग्स के सिलसिले में ही बहुत सारे असॉल्ट्स और लड़ाइयाँ भी हो रही थी। इसके बाद साल 1994 में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है जिसका नाम होता है क्लिंटन क्रॉनिकल्स। अब ये कंट्री यूएसए है, तभी ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो पाई, क्योंकि अगर ऐसा हिंदुस्तान में होता तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं हो पाता। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई साल 1994 में, जब बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके थे, और ये डॉक्यूमेंट्री इतनी ज्यादा डीप है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा क्राइम्स जो कि बिल क्लिंटन से रिलेटेड थे उन पर फोकस करती है। उन्हीं में से एक क्राइम डॉन हेनरी और केविन के मर्डर केस का क्राइम था। इस डॉक्यूमेंट्री के क्राइम लिस्ट में बैरी सील को पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का क्राइम, उसके साथ साथ मेडिकल एग्जामिनर की गलतियों को कवर करने का क्राइम, ऐसे बहुत सारे क्राइम उस डॉक्यूमेंट्री के क्राइम लिस्ट में इन्वॉल्व हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो द क्लिंटन क्रॉनिकल्स डॉक्यूमेंट्री पे बना दूंगा आप सबके लिए। अब जब मैंने इन सारी चीजों को जाना, तभी मैंने बोला कि ये डॉक्यूमेंट्री यानी ऐसी डॉक्यूमेंट्री हिंदुस्तान में रिलीज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और चाहे कोई भी पार्टी का कोई भी लीडर हमारे देश पे रूल कर रहा हो। इन दोनों लड़कों की कहानी के ऊपर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, जो कि रिलीज हुई थी साल 1994 में। इसकी वजह से 2 फॉर्मर शेरिफ डिप्यूटीज को ग्रैंड जूरी ने $6 लाख का कंपेंसेशन देने का ऑर्डर पास किया, क्योंकि उन डिप्यूटीज का ही मानना था कि उस फिल्म की वजह से उनकी रेपुटेशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ी है। इसके बाद साल 2018 में फॉर्मर प्रोफेशनल रेसलर जिनका नाम बिली जैक हेन्स है, वो कई इंटरव्यू में गए और उन्होंने कई वीडियोस में बताया कि उनके पास इस बात का एविडेंस है कि पुलिस ने उन दोनों लड़कों को उस रात पहले दौड़ाया फिर पकड़कर मार दिया, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व थे। अब इस इंफॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, किसी को कुछ भी नहीं पता। देखिए,
वीडियो में कई जगह मैंने डॉन और केविन की जगह डॉन और हेनरी बोल दिया है। इस गलती के लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। अब प्रेजेंट में मैं लोगों से अक्सर ये बोला करता हूँ कि कैसे झूठ, नशे और पैसे ने इस दुनिया को कवर कर लिया है, लेकिन ये केस तो पूरे 36 साल पुराना है। अब इस चीज पे तो मैं खुद भी कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। मतलब ये सारी चीजों ने पहले से ही इस दुनिया को कवर कर लिया था। ये केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे सेलिब्रिटीज, रिच पर्सनैलिटीज, पॉलिटिशियंस और भी बड़े बड़े लोग कितनी आसानी से ऐसे मासूमों का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देते हैं, और उन मासूमों की फैमिलीज अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार वालों को ढूंढने में बिता देती है। अब इस पर मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहूंगा, चाहे आप कोई से भी धर्म के हो या किसी भी धर्म के भगवान को मानते हो, मेरे हिसाब से ईश्वर एक है, और वो ईश्वर इन सब लोगों से चुन चुन के बदला लेता है। मतलब कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे करके इन सब लोगों को अपनी करतूत का हर्जाना भरना पड़ता है। अब आप लोगों का ये कहना होगा कि बाहर से तो ये लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से यानी उनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल खोखली होती है। अब मैं आपसे तो यही बोलूंगा कि किसी का गलत करने से पहले 100 बार सोचिए कि कहीं ना कहीं घूम फिरा कर अगर वो चीज आपके साथ हुई तो क्या आप उसे झेल पाएंगे। अब डॉन और केविन के केस में आपका क्या कहना है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जल्दी ही एक और अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री मैं आप सबके लिए लाने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना है।